Hello everyone, this is Anurag and you are most welcome to our YouTube channel Chartered Teach. Chartered Teach YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है और वो अकाउंटिंग की लेक्चर है क्लास 11th की। जैसा कि लास्ट लेक्चर में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग द अकाउंटिंग सेशन। अकाउंटिंग क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ हम लोगों ने जनरल से कॉन्सेप्ट देखा था, जनरल से हमने बातें किया था। उसमें यह देखा था कि क्या हमारे पास फर्स्ट देखा था हम लोगों की क्या हमारे पास ऑप्शन होता है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, एक बार पीछे की बता दो आपने क्या डिस्कस किया था। तो ये लो मैं एक बार आपको कोशिश करता हूं कि पीछे की चीजों को रिमाइंड कराऊं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस किया था। सर हाँ एक बार बता दो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि आपके पास कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं। हाँ ये निकल गया। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि आपके पास आफ्टर 10th के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइंस, आर्ट और कॉमर्स। उसके बाद देखा था कि कॉमर्स कौन लेता है, साइंस कौन लेता है, आर्ट्स कौन लेता है। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बातें किया था। उसके बाद जो देखा था कि कॉमर्स का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि कॉमर्स की डेफिनेशंस क्या है। उसके बाद कॉमर्स की डेफिनेशंस में हम लोगों ने आपको बताया था कि जितने भी सारी एक्टिविटी है किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने में, वो सारे के सारे कॉमर्स के डेफिनेशंस में फॉल होते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिया था। ये दिल्ली में सी अनुराग दिल्ली में बैठा है और ये ओप्पो बेंगलोर में बैठा है। सी अनुराग ओप्पो खरीदना चाहता है मोबाइल, तो कैसे परचेज करेगा और क्या क्या एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है, वो सारे मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको डिस्कस किया था आपके साथ ये फर्स्ट लेक्चर में। हाँ सर आपने डिस्कस किया था सारे, यस झूठ मत बोलना, मैंने सारे के सारे डिस्कस किया था। हाँ सर बिल्कुल किया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉमर्स की एक्टिविटी में, सर इसे जूम कर दो, ये लो मैंने जूम कर दिया, कि कॉमर्स के एक्टिविटी में, कॉमर्स के डिफिनेशंस में जो जो एक्टिविटी आता है वो क्या क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये कॉमर्स की डिफिनेशंस में आने वाले ये एक्टिविटी है। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे सर्विसेज कॉमर्स, ये सारे एक्टिविटी कॉमर्स के डिफिनेशंस में फॉलो होते हैं। और ये सब सारे हमें पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है सर? दूसरे सब्जेक्ट में जो आपकी सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, उन सब में भी पढ़ना है। उसके बाद ट्रेड भी पढ़ना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी हमें पढ़ना है, सारे इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, अकाउंटिंग में नहीं। मैं ये जनरल से आपको बताया था कि अकाउंटिंग की कॉमर्स के डेफिनेशंस में क्या। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये देखिए ये डिस्कस किया था आपके सामने कि आपके सिलेबस में क्या है, कॉमर्स 11th की सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं। तो मैंने बताया था फोर्थ है कि आपको क्या पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट आपके मैंडेटरी है और ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ है। 4 सब्जेक्ट मैंडेटरी में अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, फर्स्ट इज अकाउंटिंग, आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, फर्स्ट इज अकाउंटिंग, सेकंड इज बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। ये आपके 4 पेपर थे मैंडेटरी, यानी कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इसमें कोई ऑप्शन आप छोड़ नहीं सकते। सेकेंड वो आपके कॉलेज और स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपके लिए ऑप्शनल पेपर में क्या क्या ऑप्शन देते हैं। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके स्कूल और आपकी कॉलेज सारे के सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करे और उसमें से आपको चूज करना है। जो स्कूल और कॉलेज आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे उसी ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। अच्छा सर ऐसी बात है? हाँ आपने बताया तो था, हाँ बिल्कुल मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। हाँ सर बताओ, नेक्स्ट बातें बताओ कि क्या हमने फर्स्ट लेक्चर में और क्या सीखा था। ये देखो फर्स्ट लेक्चर में और क्या सीखा था कि मैंने बताया था कि जो अकाउंटिंग हमें पढ़ना है वो अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट के स्टेजेस क्या है। सर स्टेजेस का मतलब ये बताया था कि अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आईकॉम में रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, बीकॉम में, एमकॉम में एनालिटिकल कॉन्सेप्ट और देयर आफ्टर रिसर्च कॉन्सेप्ट हमें पीएचडी में पढ़ना है। हाँ सर ये सारी बातें बताया था। उसके बाद अकाउंटिंग का मैंने आपको सिलेबस बता दिया था कि क्या सिलेबस है अकाउंटिंग का। हाँ सर ये भी डिस्कस किया था आपने कि अकाउंटिंग की सिलेबस क्लास 11th में क्या है। उसमें बताया था कि 3 पार्ट में अकाउंटिंग, फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, सेकंड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 और थर्ड इज पार्ट सी इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाँ सर बिल्कुल। अब उसमें बताया था कि पार्ट 1 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग एक पार्ट ए है यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है सारे। और जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ पाएंगे तब तक आगे की जो कॉन्सेप्ट है चाहे क्लास 11th की हो या बीकॉम की हो वो आपसे एटलीस्ट क्लियर सही से नहीं होने वाला। इसलिए जो फर्स्ट जो
जो पार्ट ए है, जो पार्ट ए के जितने भी सारे लेक्चर आए उसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा। हाँ, ये डिस्कस किया था, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर हमने। आज की जो लेक्चर आगे से अब प्रोसीड्स करते हैं। सर आज बता दो कि आज आप क्या पढ़ाने वाला है। अच्छा, इतना बेसब्री है आपको कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। हाँ, तो आ जाओ देखते हैं आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। यस सर, बता दो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं कुछ इस तरीके से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट इज लेक्चर, टोटल अराउंड लेक्चर में कितने आपके साथ टोटल कितने पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। सर एक बार बता दो। ये देखो आज आपके सामने फर्स्ट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हम लोग देखेंगे। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है सर, ये तो आपने अकाउंटिंग का आपको बताना ही है। फर्स्ट अकाउंटिंग का हम लोग मीनिंग देखेंगे, ये समझेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट जो हम लोग आज समझने वाले हैं वो क्या समझने वाले हैं, ये देखो नेक्स्ट समझने वाले हैं क्या। सर एक बार बता दो। ये तो काफी जूम कर दिया सर आपने, ये लो मैं इसे छोटा भी कर दिया। ये लो सेकंड जो हम लोग सीखने वाले हैं, दूसरा यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजर कौन कौन है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब आगे चल के समझेंगे कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और उसके यूजर कौन कौन है, कौन कौन उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट ये हमें पढ़ना है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है आज। थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं दिस, या फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड कॉन्सेप्ट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड पॉइंट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड फोर्थ पॉइंट जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये देखने वाले हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ देखेंगे हम लोग आज के कॉन्सेप्ट में। फिफ्थ क्या देखोगे सर, एक बार बता दो। फिफ्थ जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे, अच्छा ये काफी बड़ा कर दिया आपने सर, ये लो मैं आपको छोटा कर दिया। हाँ, ये जो फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ हम लोग देखने वाले हैं बुक्स, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है ये देखने वाले हैं। और सिक्स जो पॉइंट देखने वाले हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी मैंने बताया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोले या तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोले, दोनों सेम है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वो सीखने वाले हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, एक बार और बताओ सर और क्या सीखने वाले हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग आज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं दिस। पहला प्रोसीड्यूर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या प्रोसीड्यूर होता है, हम लोग कहां से अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं और कहां पर अकाउंटिंग आकर के एंड हो जाता है, कि हाँ यहां तक की एक्टिविटी अकाउंटिंग कहलाती है। ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस ग्राफ, हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं किसी भी अकाउंटिंग के अंतर्गत एक्टिविटी को, ये भी सीखने वाले हैं। तो टोटल आज कॉन्सेप्ट 8 पॉइंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस आपके सामने मैं आपके करूंगा। आज 8 डिस्कस करने वाला। अच्छा सर, ये तो मुझे पता हो गया। तो आइए एक बार देखते हैं फर्स्ट, हाँ बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं। सर बताओ फर्स्ट पॉइंट से बताओ। ये देखिए ये रहा फर्स्ट पॉइंट। ओके, टन। आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हम लोगों ने पढ़ा कि क्लास 11th में हमें क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है। क्लास 11th में हमें अकाउंटिंग पढ़ना है। अब अकाउंटिंग के बारे में हमें पता भी तो होना चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या, क्या हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, एक बार हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मतलब द प्रोसेस, ओके अंडरलाइन कीजिएगा, क्या प्रोसेस यानी कि एक्टिविटी। कौन सी प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। किस चीज को आइडेंटिफाई करना, किस चीज को रिकॉर्ड करना, किस चीज को क्लासिफाई करना, किस चीज को समराइज करना, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलो या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसका, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। किसी ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, उसे रिकॉर्ड करना, देयर आफ्टर फिर क्लासिफाई करना, समराइज करना, उसके बाद कम्युनिकेट करना। सर किसे कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन का जो इंटरेस्टेड यूजर होगा, कौन, जो भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जिसको चाहिए वो इंफॉर्मेशन, जिसके लिए वो जरूरी है इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना।
कैसे कम्युनिकेट करना? आइडेंटिफाई करने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के बाद, देयर आफ्टर जो इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद, समराइज करने के बाद उसे क्या करना? रिकॉर्ड, उसे कम्युनिकेट करना किसको? इंटरेस्टेड यूजर को। अच्छा, अब आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफाई का मतलब क्या है। एक बार हम लोग डेफिनेशंस को देख लिया। डेफिनेशंस क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। ओके? नो सर, ओके, समझ में आ गया? सर ऐसे कैसे? मैं समझ गया, आपने ये भी समझा? अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो खूब सुंदर। क्यों? क्योंकि समझना हमें आगे है। अब एक बार नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों ने क्या इस जो मीनिंग दिया हुआ है उस मीनिंग में देखें तो फर्स्ट जो लाइन है वो लिखा हुआ है, हम लोग को चार एस्पेक्ट हमें इसमें देखा। फर्स्ट इज देखा, एक तो लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट जो देखें वो लिखा हुआ है क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। इसमें चार एस्पेक्ट को हम लोग समझना है जो मीनिंग में दिया हुआ है। फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशंस, थर्ड आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ओके, कम्युनिकेट का मतलब तो मुझे पता है सर, किसी को हम लोग जब बताते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी बातें, तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। यस, तो वो तो पता है। ओके, इंटरेस्टेड यूजर, ये हम लोग चार एस्पेक्ट यहां पर देखेंगे जो कि मीनिंग में दिया हुआ था। और आगे समझते हैं कि क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड देयरआफ्टर समराइजिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद इंटरेस्टेड यूजर है कौन, जिससे हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करना है? कम्युनिकेट करना है, बताना है। तो इस तरीके से इस चार एस्पेक्ट अगर हम लोग समझ जाते हैं तो ये पूरा अकाउंटिंग का मीनिंग हम लोग समझ जाएंगे एटलीस्ट। ओके सर, यस, बिल्कुल आपने सही बोला। आइए तो देखते हैं, फर्स्ट जो है वो है अकाउंटिंग। फर्स्ट टर्म है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट टर्म क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब एक बार मैं आपको यहां पर डेफिनेशन में बताता हूं। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब देखिए, अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच इज क्वांटिफेबल इनटू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। समझ में आया? हाँ सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है कि जितने भी सारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शंस का मतलब बिजनेस जो भी लेन देन करता है, चाहे इन द ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कोई भी लेन देन करता है, जितने भी सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है, जिस ट्रांजैक्शंस का हम लोग क्या करते हैं? क्वांटिफेबल, क्वांटिफाई का मतलब मापा जा सकता है। किस चीज में? फाइनेंशियल टर्म में। फाइनेंशियल टर्म का मतलब मॉनेटरी यूनिट में, मनी में, रुपया में, कि कितने रुपया का वो ट्रांजैक्शंस हुआ, उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। उस ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस, जिसे हम रुपया में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शंस है, वो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहलाएगा। ऑल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब ऑल ट्रांजैक्शंस, आप लिखा ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच इज क्वांटिफेबल इनटू फाइनेंशियल टर्म। फाइनेंशियल टर्म का मतलब बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट, यानी कि मॉनेटरी यूनिट में हम लोग, यानी कि रुपीज एंड पैसा इज मेजरिंग यूनिट। यहां पर कैसे मेजर करेंगे? रुपया एंड पैसे से। रुपया एंड रुपीज इन पैसे इज मॉनेटरी मेजरिंग यूनिट। ओके, यानी कि जितने भी सारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है, जिसे हम रुपया में मेजर कर सकते हैं कि कितने रुपए की ट्रांजैक्शंस है, उस ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी कि जिस बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस रुपया में मेजर नहीं किया जा सकता है,
उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते। ओके, अब आई समझ में? यस, नीचे लिखा हुआ है इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफेबल इनटू मॉनेटरी टर्म, क्वांटिफाइड इनटू मॉनेटरी टर्म। अगर कोई घटना, घटना का मतलब वही ट्रांजैक्शंस जिसे मॉनेटरी टर्म में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? इट इज नॉट कंसिडर एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं बोलेंगे। एंड नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, और उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है किस चीज को आइडेंटिफाई करने का। तो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये भी तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यस। दूसरा, अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो क्या उसे मॉनेटरी टर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं? एक्चुअली में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होगा कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहले आइडेंटिफाई करें कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अगर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो क्या उसे मॉनेटरी यूनिट यानी रुपया में मेजर कर सकते हैं कि कितने रुपए का ट्रांजेक्शन है? अगर यस कर सकते हैं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ओके, अब समझ में आया। यानी कि अगर यहां पर देखें कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, सर एक बार सेपरेट पेज लेकर आइए, एक बार हम लोग सेपरेट पेज लेकर के देखते हैं कि फाइनेंस और भी डिटेल में हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का मतलब, और भी डिटेल में एक बार देखते हैं। सर बिल्कुल, यस सर, आ गया। सर इसे थोड़ा जूम कर दो, ये दिख नहीं रहा है। ये लो, मैंने जूम कर दिया, अब तो दिख रहा होगा। यस सर, बिल्कुल दिख रहा है, आपने सही बोला, बिल्कुल दिख रहा है। ये लो, मैंने कर दिया जूम। यानी कि अब यहां पर देख रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब। यस सर, बिल्कुल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी अब लोगों ने देखा कि पहले एनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिसे हम रुपया में मेजर कर सकते हैं कि कितने रुपया का ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शंस अगर ऐसा है जिसे हम रुपया में मेजर कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी कि मैं एक बार इधर आपको लिखा देता हूं। यस सर, लिखा दो आप प्लीज। कोई भी, यस सर, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसे, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन, सर एक बार ट्रांजैक्शंस को इधर कर दो। ये लो, मैं ट्रांजैक्शंस को इधर कर देता हूं। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सर यस, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसे हम रुपया में मेजर कर सकते हैं, रुपया में मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कितने रुपए का है, कि ट्रांजैक्शन कितने रुपया का है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शंस क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यस सर, अब समझ में आया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कहलाएगा।
कि कोई भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि पहले हमें देखना है कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस है कि नहीं, कोई जो ट्रांजैक्शंस वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है कि नहीं। अगर यस तो क्या उस ट्रांजैक्शंस को रुपया में मेजर कर सकते हैं, अगर यस तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है ट्रांजैक्शंस, यानी कि पहले देखेंगे ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस देखें। ट्रांजैक्शंस में दो पार्ट, क्या क्या बताओ सर। एक हो सकता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ओके, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस है, रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। यस, अगर रिलेटेड टू बिजनेस है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है। इसको फिर दो पार्ट में बांटो। वन सेकेंड प्लीज। यस, रिलेटेड टू बिजनेस है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है। अगर रिलेटेड टू बिजनेस है तो अगेन क्या उसे रुपया में मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल इन रुपीज, मेजरेबल इन रुपीज। मेजरेबल इन रुपीज, नॉट मेजरेबल इन रुपीज, नॉट मेजरेबल इन रुपीज। अगर मेजरेबल इन रुपीज है तो यस, यस, ये क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगर मेजरेबल इन रुपीज नहीं है, नॉट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यस, तो दिस इज, अब ये जो यहां हमारा है, अगर रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है तो यहां पर कोई ट्रीटमेंट होगा, नो एनी ट्रीटमेंट सर नहीं होगा, क्योंकि हमें बिजनेस से रिलेटेड यहां देखना, नो ट्रीटमेंट। अच्छा सर, तो ये यस, तो हमें यहां पे आना है, दिस इज द पॉइंट, हमें यहां पे आना है। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और इसे रुपया में मेजर कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या यहां पर समझेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझेंगे। यस, और जिसे इफ, अब देखिए, इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इनटू मॉनेटरी टर्म, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, और इसे फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि पहला देखो, अगर ट्रांजैक्शंस है नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है तो नो ट्रीटमेंट। देयर आफ्टर ये भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, नो ट्रीटमेंट। इसका भी क्या होगा, नो ट्रीटमेंट। यानी कि इसका बिजनेस में कोई, इसको हम लोग जरूरत नहीं है, कोई काम की चीज नहीं। ट्रीटमेंट किसका है, दिस इज द इम्पैक्ट, यानी इसकी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं। यानी कि हम लोग को देखना है ट्रांजैक्शंस पहले रिलेटेड टू बिजनेस है कि नहीं है।
अगर नहीं है तो नो ट्रीटमेंट। अगर रिलेटेड बिजनेस है तो फिर दोबारा देखेंगे कि क्या वो मॉनेटरी टर्म में मेजर, रुपया में मेजर किया जा सकता है। अगर यस किया जा सकता है, अगर यस किया जा सकता है तो क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहलाएगा। अगर नहीं किया जा सकता है तो नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नो ट्रीटमेंट। ओके, यस सर, ये मैंने समझ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना था? ऑर्गेनाइजेशंस, यानी हम लोगों ने समझा, ये तो समझ गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 4 टर्म था। अकाउंटिंग के मीनिंग पे अभी बात कर रहे हैं हम लोग। अकाउंटिंग के मीनिंग में कितने था द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटरेस्टेड यूजर ऑफ, एक मिनट सर, यस, टू इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। हाँ सर, तो इसमें हम लोगों ने देख रहा था कि 4 टर्म यूज किया गया है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑर्गेनाइजेशंस, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और देयर आफ्टर इंटरेस्टेड यूजर। ये 4 टर्म, जिसमें फर्स्ट टर्म हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसे बोलते हैं? और बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिसे मॉनेटरी यूनिट में मेजर किया जा सकता है, यानी कि रुपया में मेजर कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब आगे आकर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टर्म जो देखेंगे वो देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है। यस सर, इसे भी एक सेपरेट पेज पे ले चलो। ओके, आपने कहा सेपरेट पेज पर ले चलो, मैं ये रखा सेपरेट पेज पर, आपने ले चलता हूं। और टंटना सर, इसको थोड़ी जूम कर दो, दिख तो नहीं रहा है। ये लो, मैंने जूम कर दिया। बच्चा ने बोला मैं जूम न कर दूं, इतनी हिम्मत हमें। यस बिल्कुल। अब समझते हैं ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेज, चाहे वो प्रॉफिट, उसकी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना हो या तो प्रॉफिट अर्न करना ना हो। क्या ऐसी बात है सर? हाँ बिल्कुल। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेज, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनी हो या प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक की सेवा करने के लिए बनी, अच्छा, उसे क्या बोलेंगे? बिजनेस इंटरप्राइजेज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लो, वो क्या प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनी है? नहीं। तो क्या करने के लिए? पब्लिक सेवा करने के लिए। तो वो से क्या बिजनेस इंटरप्राइजेज में आएगा? यस बिल्कुल, वो भी बिजनेस इंटरप्राइजेज में आएगा। दूसरा, अगर कोई प्रॉफिट मोटिव करने के लिए कोई भी इंडस्ट्री लगाता है, कोई भी फैक्ट्री लगाता है, कोई भी कंपनी ओपन करता है, तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो वैसे को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन है वो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चाहे प्रॉफिट अर्न करना हो या तो प्रॉफिट अर्न करना मोटिव ना हो, उसे बोलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई भी बिजनेस होता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है। एक बार डेफिनेशंस को हम लोग समझते हैं कि डेफिनेशंस में क्या लिखा है। हाँ सर बिल्कुल, डेफिनेशंस का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब बिजनेस इंटरप्राइजेज, चाहे विदर प्रॉफिट अर्न करना हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, चाहे उसकी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो या ना प्रॉफिट अर्न करना हो, लेकिन बिजनेस इंटरप्राइजेज कहलाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशंस कहलाएगा। ओके सर, कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज, उसका डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटी एंड लेवल ऑफ ए बिजनेस ऑपरेशंस, इट कैन बी सो प्रोप्राइटरशिप। पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन साइज पे, बिजनेस इंटरप्राइज के साइज पे और उसके बाद बिजनेस ऑपरेशन का क्या लेवल है। साइज का मतलब कितना कैपिटल लगाए हुए है, कहां कहां उसके ब्रांच है। लेवल ऑफ ऑपरेशंस का मतलब कितनी उसकी मार्केट में शेयर है, कितनी उसके मार्केट में प्रोडक्ट लोग जानते हैं, ये लेवल ऑफ ऑपरेशंस का मतलब। तो इस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस इंटरप्राइजेज किस लेवल का है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ बिजनेस इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटरी कंसर्न होता है, कुछ बिजनेस इंटरप्राइजेज क्या होता है? पार्टनरशिप होते हैं, कुछ बिजनेस इंटरप्राइजेज कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कुछ बिजनेस इंटरप्राइजेज कंपनी होता है, कुछ बिजनेस इंटरप्राइजेज लोकल अथॉरिटी होता है, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कुछ अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना करके काम करते हैं, लाइक HUF वगैरह, ये सब भी होते हैं बिजनेस ऑपरेशन। तो वो डिपेंड करता है कि किस लेवल ऑफ आपका बिजनेस ऑपरेशन है और क्या आपकी साइज है, कितने आपने कैपिटल लगाया हुआ है, कितना आपका प्रोडक्ट है, कितने आपके प्रोडक्ट को लोग मार्केट में जानते हैं। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस इंटरप्राइजेज किस तरीके का है। लेकिन ये सारे के सारे बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं और सारे के सारे अगर ये बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं तो आपका ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके सर, यस आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आ गया समझ में। तो यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उसकी प्रॉफिट मोटिव, चाहे कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज, चाहे उसकी प्रॉफिट मोटिव करना हो या ना हो,
सर हिंदी में लिखा दो। यस, हिंदी, ये लो मैंने हिंदी में भी लिख दिया। बच्चा ने कहा मैं हिंदी में ना लिख दूं, हिंदी में भी लिख दिया। कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेज सर ये क्या लिख दिया? कोई भी बिजनेस इंटरप्राइजेस चाहे उसकी मोटिव, चाहे उसकी मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो, प्रॉफिट, चाहे उसकी मोटिव प्रॉफिट हो, प्रॉफिट अर्न करना हो या प्रॉफिट अर्न करना ना हो, प्रॉफिट अर्न करना हो या प्रॉफिट अर्न करना ना हो, वो क्या कहलाएगा? बिजनेस इंटरप्राइजेस क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजेशंस कहलाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यस सर, अब आई समझ में। तो ये है ऑर्गेनाइजेशंस का आपको मीनिंग। ओके सर, नाउ अंडरस्टैंड। अच्छा, एक बच्चा ने बोला यस सर अब मैं समझ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एक बार कि हमें क्या और देखना है। हाँ सर बिल्कुल बताओ और क्या देखना है हमें। अब आते हैं अब आइडेंटिफाइंग, जो थर्ड था पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा था क्या था कि थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि हमें क्या देखना था। प्रीवियस पेज, यस बताएं। ये हम लोग अकाउंटिंग के मीनिंग में सीखा था। यस, अकाउंटिंग का यहाँ पर हम लोगों ने मीनिंग सीखा था। अकाउंटिंग के मीनिंग में क्या था? अकाउंटिंग का मीनिंग का मतलब था द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग of the financial information of organizations to the interested user। yes, इसमें हम लोगों ने 4 टर्म समझने थे। फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेकंड ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो अब ये थर्ड पॉइंट हम लोग समझने जा रहे हैं। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का मतलब क्या होता है, जो समझने जा रहे हैं। यस सर बिल्कुल बताइए सर। ये रहा आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग। सर इसे थोड़ा जूम कर दीजिए। अच्छा, बच्चा बोले और मैं जूम न कर दूं। ये लो मैंने कर दिया जूम। ओके सर, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, एक बार देखते हैं। आइडेंटिफाइंग का मतलब, आइडेंटिफाई का मतलब डिटरमाइन करना। आइडेंटिफाइंग मीन्स, इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शंस टू बी रिकॉर्डेड। कौन सी ट्रांजेक्शंस हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड का मतलब लिखना है बुक्स में। कौन सी ट्रांजैक्शंस हमें बिजनेस के बुक्स में, बिजनेस के किताबों में, बिजनेस के सिस्टम में लिखनी है, इस चीज को डिटरमाइन करना आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। यस, अब कहता है दैट इज टू एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज ट्रांजैक्शंस दैट आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ओके, यहां पे कह रहा है टू आइडेंटिटी ट्रांजैक्शंस विच आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। इट इन्वॉल्व कौन सी ट्रांजैक्शंस, ऑब्जर्विंग एक्टिविटी एंड सेलेक्टिंग दोज ट्रांजैक्शंस दैट आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस। वही कह रहा है कि यह कौन से ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए बिजनेस में, यह आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफिकेशंस का मतलब होता है। और ये कैसे हम लोग करेंगे,
ये एक तरीके से ऑब्जर्विंग एक्टिविटी है। हमें ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सी एक्टिविटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा कौन सी एक्टिविटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, और वो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तभी उस एक्टिविटी को हम लोग को बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। ओके, अभी तो आपने बताया सर थोड़ी देर पहले कि कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहलाता है, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जो कि बुक क्या हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। यस, बिजनेस से रिलेटेड हो। अगर कोई भी आइडेंटिफाई क्या करना कि कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड कौन सी होगा, वो ट्रांजैक्शंस जो ट्रांजैक्शंस क्या हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो और वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अभी हम लोग समझ कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज है, चाहे वो उसकी प्रॉफिट मोटिव हो या प्रॉफिट मोटिव ना हो। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट कहता है द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड other transactions are evaluated for deciding whether it has to be recorded in the books of account। यानी कि चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो या ना बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, सारे को इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या ये बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए या ना होना चाहिए। यानी कि रिकॉर्ड कौन होगा, वही ट्रांजैक्शंस, बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस हो, क्या सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे? नहीं, वो रिकॉर्ड होंगे जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक बार एग्जाम्पल में समझते हैं क्या लिखा हुआ है नीचे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये देखना। एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, चेंजिंग इन मैनेजरियल पॉलिसीज और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर इंपॉर्टेंट। कहता है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में कुछ चेंज हो जाता है, मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है, ह्यूमन रिसोर्स में कुछ चेंजिंग आती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ये सारे चेंजिंग, लेकिन क्या ये फाइनेंशियल नेचर का है? क्या ऑर्गेनाइजेशंस के इसके इमीडिएटली ये पॉलिसी लाने से कोई ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंस पे तुरंत इंपैक्ट आया? अगर आया तो रिकॉर्ड, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन मैनेजमेंट को चेंज होने से कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अप एंड डाउन हुआ, क्या फाइनेंशियल, क्या ऑर्गेनाइजेशन से पैसे आए, क्या गए? तो वही कहता है बट दीज ट्रांजैक्शंस, कहता है कि बट नॉन ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि बिजनेस का ट्रांजैक्शंस तो है ये सारे, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है। हाउएवर व्हेन ए कंपनी मेक्स ए सेल्स ऑफ और परचेज, जब कोई कंपनी सेल करती है या परचेज करती है, वेदर कैश में, चाहे उधार में सेल करे या कैश में लेकर सेल करे, या सैलरी पे करती है, तो ये बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, बिकॉज ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। तो यस सर, ये बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन फिर भी सर एक छोटी सी आप एक्सप्लेनेशन लिख दो हिंदी में। ओके, लिख देता हूं, ये लो। यानी ये हमें डिटरमाइन करना कि कौन सी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। आइडेंटिफिकेशन का मतलब वो होता है कौन सी ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कौन कौन सी नहीं, कौन कौन ट्रांजैक्शंस कौन कौन ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाना। सर एक बार जाना फिर से लिख दो, चाहिए। ओके, ये लो, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। आपने मुझे हिंदी का टीचर बना दिया है, बिल्कुल हिंदी लिखते लिखते। यस सर, ये मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मैं इसे समझता हूं। ओके, नेक्स्ट, यानी कि ट्रांजैक्शंस ये रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट अब देखते हैं आगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है जो? यस सर, बिल्कुल बताओ। रिकॉर्डिंग
मैं रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन को नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, आपको समझाने में मेरे लिए आसानी होगा। ओके सर, बिल्कुल। ये रहा टन टना, बच्चा ने बोला और मैं बच्चे की बात न मान, उसने बोला सर इसे आप सेपरेट पेज पे ले चलो, आप मुझे समझने में और आपको समझाने में बिल्कुल इजी होगा। ये लो मैंने लेकर चलाया। अब समझते हैं रिकॉर्डिंग का मतलब, यानी आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ओके सर, अब देखो रिकॉर्डिंग का मतलब, एक बार जब देखो एक बार समझते हैं रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है डेफिनेशंस में। वंस बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर आइडेंटिफाइड यानी आपके पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन, एक बार जब बिजनेस ट्रांजेक्शंस, यह एक बार कोई भी ट्रांजेक्शंस आइडेंटिफाई हो गया, यस ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस है, एंड बिजनेस आइडेंटिफाई हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड मेजर इन फाइनेंशियल टर्म, यस यानी कि वो फाइनेंशियल टर्म में मेजर किया जा सकता है, यानी कि आइडेंटिफाई हो गया क्या, वो बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है। दोज ट्रांजेक्शन यानी दीज ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स, यस यानी एक बार आइडेंटिफाई हो गया कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो उसे फिर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ओके सर, हिंदी में लिखा दीजिए। ओके, ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब रिकॉर्डिंग का मतलब हिंदी में लिखा देता हूं। बच्चा कह रहा है सर एक बार आप लिखा दीजिए। ओके सर, ये लीजिए। बच्चा ने बोला मैंने लिख दूं, RDING, रिकॉर्डिंग। ओके सर, एक बार कोई भी ट्रांजेक्शंस, बिजनेस का ट्रांजेक्शंस, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है तो उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस यदि, यस सर, यदि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, ओके सर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो उस ट्रांजेक्शंस को क्या किया जाएगा, बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। बुक्स में क्या किया जाएगा, बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, किया जाएगा। ओके, यस सर, ओके, बिल्कुल अब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमें समझना है कम्युनिकेशन। ओके सर, कम्युनिकेशंस, तो आइए एक बार समझते हैं कम्युनिकेशंस का मतलब है क्या यहां पे। ओके सर, टन आइए सर, इसे जूम कर दो, ये क्या होगा, ये लो, मैं थोड़ी सी परेशान हूं, बच्चों को नहीं करना चाहता लेकिन बच्चा खुद परेशान हो जाता है मुझे बताकर। ये लो, ये देखो, ये कहता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस का मतलब एक बार समझते हैं क्या बोलता है। द ऑर्गेनाइजेशंस financial transactions are identified and recorded in order that are pertaining informations in generated and communicated in certain form to management and other internal and external user। ओके सर, कहता है एक बार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया, एक बार ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि कितने रुपए का ट्रांजैक्शंस है। तो एक बार अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाइड हो गया कि यस ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और इसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है,
देयर आफ्टर उस ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। किसे कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट को। और किसे कम्युनिकेट करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को। सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर है क्या, एक बार मुझे बताइए। ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इंटरनल एक्सटर्नल यूजर कौन है। मैंने आपको बताया ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। आगे चल करके हम लोग सीखेंगे कि इंटरनल यूजर कौन होता है, एक्सटर्नल यूजर कौन होता है। इवन इसके नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने हो सकता है डिस्कस करूं, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर कौन होता है। ओके, तो एक बार तो ये समझ में आ गया कि एक बार अगर पता चल गया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अगर एक बार आइडेंटिफाइड हो गया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और इसे बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है, तो उसके बाद उस ट्रांजेक्शन्स को क्या होगा, हम कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को और इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को। ओके, समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आया। सिर्फ एक बार आप हिंदी में इसे एक्सप्लेन कर दो। ये लो, मैं हिंदी में एलोबरेट कर दिया। ओके सर। अच्छा, इसे लिखने की तो जरूरत ही नहीं, ऊपर पॉइंट है ही दिया हुआ। ओके सर। एक बार ये अगर यदि एक बार आइडेंटिफाइड हो गया, यदि यह आइडेंटिफाइड हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया, क्या हो गया कि यह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है और बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, तो उस ट्रांजेक्शन्स को, तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करना होगा, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करेंगे। किसे कम्युनिकेट करेंगे, किसे कम्युनिकेट करेंगे सर, अभी आपने बताया किसे कम्युनिकेट करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर को। यस, किसे कम्युनिकेट करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर को। इंटरनल यूजर प्लस एक्सटर्नल यूजर को। यूजर्स इसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके सर, ये आई समझ में अब कम्युनिकेशंस का मतलब। ओके, यानी हम लोग कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझे कि एक बार ये आइडेंटिफाइड हो गया कि ये ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है और बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है, तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। किसे कम्युनिकेट करना होगा, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर को, और मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट भी आता है इंटरनल यूजर में, आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर कौन है। ओके सर, तो ये समझ में आ गया। तो एक बार हम लोगों ने देखते हैं कि हम लोग क्या क्या समझा अभी तक। ओके, यस सर, बिल्कुल। ये था, अभी हम लोगों ने समझा था, मीनिंग में चले थे कि मीनिंग हम लोग को ये देखा था। मीनिंग में, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटरेस्टेड यूजर, ये क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग कहलाएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे इसमें 4 टर्म यूज किया गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशंस, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। उसके बाद इंटरेस्टेड यूजर का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है। देयर आफ्टर हम लोगों ने समझ गया आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद क्लासिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है। समराइजिंग
आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है उसे हम लोग समझा। इंटरेस्टेड यूजर, अभी हमें ये समझना है। तो एक बार देखते हैं इंटरेस्टेड यूजर का मतलब क्या समझना है, क्योंकि हम लोग ने समझा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है जो। ओके सर, अब समझते हैं इंटरेस्टेड यूजर। ओके सर, यस, ये रहा इंटरेस्टेड यूजर आपके लिए। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 2। सर इसे थोड़ी, ये काफी बड़ा दिख रहा है। ओके, ये लो, मैं इसे कर दिया थोड़ी छोटी। यस सर, अब आया समझ में। आइए इसको एक सेपरेट पेज पे ले चल के समझते हैं। ओके सर, सर इसे थोड़ी जूम कर दो, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ये लो, बच्चा बोले कि जूम कर दो और मैं नहीं जूम करूं, ये पॉसिबल है? इतनी हमारी हिम्मत कैसे हो गई? बिल्कुल सर, आपकी हिम्मत होनी ही नहीं चाहिए। ये लो, आइए एक बार देखते हैं। अभी हमने देखा कि इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर क्या है, ठीक है। तो कोई भी जो हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस का देखते हैं, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते किसके लिए है, किसके लिए हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? तो कहता है कि कुछ लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होता है। किसे जरूरत होता है? एक इंटरनल को, कुछ इंटरनल होता है। इंटरनल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइज इंटरनल यूजर हो सकता है और एक्सटर्नल यूजर हो सकता है। इंटरनल यूजर में कौन आता है, एक बार देखते हैं। इंटरनल यूजर में आ गया, जस्ट लाइक देखिए, ऑनर, मैनेजमेंट। ऑनर को चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अब मैनेजमेंट को भी चाहिए। यस, बिल्कुल चाहिए। क्यों? ऑनर यह देखना चाहता है कि रिटर्न प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना हमारे पास अभी जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, हेल्थ ऑफ द कंपनी जानने के लिए, या उसके अपने बिजनेस का हेल्थ जानने। हेल्थ का मतलब क्या, उसका बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा है, जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, या बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? ऑनर को चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑनर कौन है? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन का ही पर्सन है ऑनर। ओके सर, अब आई समझ में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट भी है, कंपनी का मैनेजमेंट भी हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है। ये क्या हो सकता है? इंटरनल हो सकता है। यानी इंटरनल में देखे सर, एक बार बता दो कौन कौन हो सकता है। यानी कि डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर्स हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, सीएफओ हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया। ये सब सारे भी मैनेजमेंट में आते हैं। किस में आते हैं? मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में आते हैं, तो इन्हें भी तो चाहिए। यस, तो ये सब लोग इंटरनल है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल यूजर है। ओके सर, एक्सटर्नल यूजर बता दो। अभी मैं आपको बताता हूं एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होता है। एक्सटर्नल यूजर देखें तो ये फर्स्ट इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो पैसा आप में लगाए हुए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो भी तो, उससे भी तो चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न करना है। अगर वो पैसा लगाया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन नुकसान में जा रही है, तो क्यों पैसे लगाएगा? और ये कैसे वो समझेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉफिट में चल रही है या नुकसान में चल रही है, हमें पैसे लगाने से फायदे हैं या नुकसान है? वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा जब तक उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये एक एक्सटर्नल यूजर है जो कि इन्वेस्ट किया ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वेस्टर है, उससे चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता लगाने की है कि क्या बिजनेस ग्रोथ में है या ग्रोथ में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को उधार दिया है, क्रेडिटर जो ऑर्गेनाइजेशन को उधार दिया है। यानी कि क्रेडिटर ये फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए, क्रेडिटर ये देखेगा कि क्या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी
एंड एबिलिटी टू बिजनेस पे। सर ये क्या बता दिया आपने? यस, ये देखेगा क्या क्रेडिटर चेक करेगा, क्या चेक करेगा? क्या चेक करेगा? क्या बिजनेस पैसे रिपे क्या बिजनेस उधार रीपे करने में कैपेबल है या नहीं है? क्या बिजनेस लायबिलिटी पे करने में कैपेबल है या नहीं? ये चेक करेगा। कौन चेक करेगा? क्रेडिटर चेक करेगा। उसका टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी का मतलब सरकार को, गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स किस पे? इनकम पे। तो बिजनेस ने सही इनकम कैलकुलेट किया है कि नहीं, कितनी प्रॉफिट अर्न किया है और कितना टैक्स दिया है, ये कैसे पता चलेगा? जब तक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टैक्स अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी। इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए आपके बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके सर, तो ये हो गया आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टैक्स अथॉरिटी, जिसे चाहिए आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी एक्सटर्नल है। उसका लेंडर जो लोन दिया है वो भी देखेगा सेम चीज, वो भी सेम चीज देखेगा। क्या हमारे लायबिलिटी को पे आउट करेगा या नहीं कर पाएगा? क्या हमारे लायबिलिटी को पे आउट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये कौन देखेगा? यस, ये देखेगा। ये कौन देखेगा? लेंडर भी देखेगा जो आपको लोन दिया है। नेक्स्ट एम्प्लाई, एम्प्लाई को सैलरी चाहिए, कंपनी कितनी ग्रोथ पे और कितनी सैलरी दे रहा है उस चीज की एक्सपेक्टेशन देखने के लिए एम्प्लाई को भी क्या चाहिए? आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। देयर आफ्टर अदर, लाइक कुछ कस्टमर को चाहिए, कुछ आपके बिजनेस के साथ कोई डील करना चाहता है तो आपका बिजनेस की फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी देखना चाहता है, फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहता है कि आपके पास कितनी एसेट्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होते हैं। इंटरनल यूजर में ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट में कौन हो सकता है? डायरेक्टर हो सकता है। मैनेजमेंट में कौन कौन हो सकता है? डायरेक्टर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अदर मैनेजमेंट हो सकता है। एक्सटर्नल यूजर में देखें कौन कौन? इन्वेस्टर हो सकता है, उसके बाद क्रेडिटर हो सकता है, लेंडर हो सकता है, टैक्स अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट हो सकती है, एम्प्लाई हो सकता है, जो एम्प्लाई को क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, कितनी सैलरी कितनी बोनस चाहिए, एक्सपेक्ट कैसे वो कर सकता है। तो जब तक फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं देखेगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल पोजीशन यानी प्रॉफिट नुकसान नहीं देखेगा बिजनेस का, तब तक कैसे वो अपने आइडेंटिफाई कर पाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर कौन है जो। ओके सर, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो हम लोगों ने क्या देखा, वो दो कॉन्सेप्ट देखा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, यानी कि ये तो हमारी खत्म हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी मीनिंग हम लोगों कंप्लीट कर चुके। अब हमें देखना है कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका, 1 और 2 कंप्लीट हो चुका। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 का पार्ट था। यस, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और हां, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। सो ओके, थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। ओके, बाय।